हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सो बच्चों, आप जान रहे हैं कि इससे पहली वाली जो हमने क्लास करी थी उसमें मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की थी, मेनली मौलिक अधिकारों के बारे में। और उससे आगे की चीज़ें हमें पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है। खैर, शुरू करते हैं। फ़िलहाल मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, मेहनत हम लोग भी करते हैं, कंटिन्यू क्लास लेते हैं, आकर के रात में दिन में आकर क्लास करवाते हैं। कम से कम एक काम तो किया कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ जो है वो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कुछ भी कहीं से लेके कहीं तक कुछ नहीं छोड़ूंगा। जितना डीप जाया जा सकता है उतना डीप जाकर के चीज़ें आपके क्लियर करूंगा। जो डाउट है वो सब क्लियर करूंगा आपके, बस आप साथ में जुड़े रहिए। देखिए, हम बात कर रहे थे मूल अधिकारों के बारे में और मैंने आपसे बात की थी कि मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है। और भाग 3 में कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो आर्टिकल 12 से शुरुआत होती है भाग 3 की, और आर्टिकल 35 पर यह भाग 3 आकर के समाप्त हो जाता है। मूल अधिकार जो है उन्हें मूल इसलिए कहा गया था, मैंने बताया था, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए एक मूल आधार है। जिस प्रकार से एक वृक्ष के लिए एक जड़ कार्य करती है, वैसे ही ये अधिकार हमारे जीवन के लिए कार्य करते हैं। कुल मिलाकर के जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे 6 हैं। हालांकि पहले ये 7 हुआ करते थे, लेकिन जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो 1978 में हुआ था, उसके तहत एक अधिकार कम कर दिया गया था, और वो अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, और ये किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 31 में था। अब इसे 31 से निकाल करके कहां पहुंचा दिया गया है? आपका आर्टिकल 300 क्या में पहुंचा दिया गया है। अब देखिए, ये आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक हमारे 6 अधिकार हैं। पहले जो कि 7 हुआ करते थे, लेकिन अब एक खत्म कम हो गया, 6 अधिकार हैं। लेकिन उससे पहले आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में क्या है वो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, और फिर उसके बाद आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 में क्या है। हालांकि कुछ हद तक हमने इनके बारे में इससे पहली वाली वीडियो में भी देख लिया था, कर लिया था। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 12। देखिए, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, अब आप कहेंगे राज्य की परिभाषा तो हमने भी बहुत पढ़ी है, अरस्तु की दी हुई परिभाषा पढ़ी है कि भाई राज्य के अंतर्गत 4 चीजें आती हैं। भूभाग आता है, सॉवरिटी यानी संप्रभुता आती है, एक सरकार आती है, जनसंख्या आती है। देखिए, जब हम उस राज्य की बात करते हैं तो वो राज्य एक अलग है। उस राज्य का तात्पर्य एक राजनीतिक इकाई से होता है, और एक ऐसी राजनीतिक इकाई जो एक भौगोलिक सीमा से जुड़ी हुई हो, मेनली एक भौगोलिक सीमा से बंद हो। लेकिन जब हम आर्टिकल 12 के तहत जो राज्य की परिभाषा दी गई है, तो वो किस राज्य की परिभाषा दी गई है उसको समझिए। मौलिक अधिकार जो आपको दिए गए हैं, इसमें काफी जगह राज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जैसे आर्टिकल 14 कि राज्य विधि के समक्ष समता स्थापित करेगा। आर्टिकल 15 राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 राज्य लोक नियोजन के विषय में समता स्थापित करेगा। तो ये राज्य क्या है, ये राज्य कौन है, इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 12 में। तो मेनली आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। तो आप कहेंगे कि राज्य की परिभाषा का यहां मतलब क्या है? तो राज्य की परिभाषा का मतलब यहां कदापि वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यानी राज्य का मतलब यहां पर किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से नहीं है। यहां राज्य का मतलब है एक उस इकाई से जो किसी कानून या विधि को बनाने की शक्ति अपने पास रखती है। यानी कोई व्यक्ति, कोई ऐसी संस्था, कोई भी ऐसी संस्था या इकाई जो किसी कानून को बना सकती है, उस कानून को लोगों पर लागू करने की शक्ति अपने पास रखती है, वो सब राज्य है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं संसद, तो संसद विधि बना सकती है, उसे लागू कर सकती है, तो ये भी राज्य है। जैसे राज्य की विधानमंडल, राज्य विधानमंडल ये भी किसी कानून को बना सकती है। कोई भी कानून, वो कानून जरूरी नहीं कि वो लिखित हो, वो कानून ऐसा भी नहीं, कोई भी चीज, अध्यादेश भी एक तरीके से विधि है। कोई भी, कोई रूढ़ी हो, कोई विधि हो, या कुछ भी ऐसी चीज जो लोगों पर लागू किया जाता है, ठीक है, वो सब चीजें कोई भी संस्था जो बनाने का अधिकार या लागू करने का अधिकार रखती है, वो किसके अंतर्गत आती है? राज्य की परिभाषा में। साधारण तौर पर राज्य की परिभाषा में संसद भी राज्य है, राज्य विधानमंडल भी एक राज्य है। मैं यहां से कह सकता हूं स्थानीय निकाय, स्थानीय जो लोकल बॉडी होती है, ठीक है, स्थानीय निकाय, लोकल बॉडी, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ठीक है, शहरों में नगर पालिकाएं, वो सब राज्य के अधीन आती है। यहां तक कि ऐसी संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं जो देश में काम कर रही हैं, संवैधानिक ऐसी संस्थाएं जिनका संविधान में वर्णन किया गया है, और ऐसी जिनका नहीं भी किया गया है, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं हमारे देश में, वो भी राज्य की श्रेणी में आती है। तो फिलहाल आर्टिकल 12 जो है वो किसकी बात करता है? राज्य की परिभाषा की बात करता है। फिर है आर्टिकल 13।
अब देखिए, मूल अधिकारों में राज्य को कहीं ना कहीं रोका गया है कुछ करने से। जैसे कहा गया कि राज्य विधि के समक्ष क्षमता स्थापित करेगा, राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, मतलब राज्य को रोका गया है। कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि मौलिक अधिकार राज्य की शक्तियों पर एक तरीके का प्रतिबंध लगाते हैं। अब कल के दिन को राज्य अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी मौलिक अधिकार का अल्पीकरण करे या अल्पीकरण करने वाली कोई भी विधि या कानून का निर्माण करे, तो इस कंडीशन में ऐसे कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय ऐसे कानून को शून्य घोषित कर सकता है। तो आर्टिकल 13 एक तरीके से इसमें बात की गई है न्यायिक पुनरावलोकन की। इसे हमें कह सकता हूं न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी अगर राज्य कोई भी विधि बनाता है तो ऐसे में न्यायपालिका उसका पूर्ण अवलोकन कर सकती है कि कहीं वो विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करती, कहीं वो किसी मौलिक अधिकार का अल्पीकरण तो नहीं करती। अगर वो रियल में किसी मौलिक अधिकार का अल्पीकरण करती है, न्यूनीकरण करती है, तो इस कंडीशन में न्यायपालिका राज्य के द्वारा बनाई गई उस विधि को शून्य घोषित करने की शक्ति रखती है। तो एक तरीके से मैं आपसे बता दूं कि मौलिक अधिकारों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 13। ये आप लोगों के लिए है। आपके अगर मौलिक अधिकार किसी कारण से उनका अल्पीकरण होता है तो ऐसे में जुडिशियल रिव्यू का एक कॉन्सेप्ट है जो आर्टिकल 13 में दिया गया है कि इसके तहत न्यायपालिका राज्य के द्वारा बनाई गई किसी विधि या कानून का पुनरावलोकन कर सकती है। तो ये दो आर्टिकल थे, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, जो कि इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35। एक एक करके बात करते हैं। देखिए, ये तीनों आर्टिकल रियल में मौलिक अधिकारों के अपवाद हैं। देखिए, आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक आपको मूल अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन आर्टिकल 33 और 34 और 35 कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मौलिक अधिकार उनसे छीने भी जा सकते हैं कुछ गंभीर परिस्थितियों में। जैसे आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 कहता है कि सैन्य बलों या अर्धसैनिक बलों या पुलिस बलों या गुप्तचर एजेंसियों में जो काम करने वाले लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी जो भी लोग जो है वो आपके सैन्य बलों में काम कर रहे हैं, पुलिस बलों में काम कर रहे हैं या इंटेलिजेंस एजेंसियों में काम कर रहे हैं, भाई वो अपने मौलिक अधिकारों के पूर्णतः दावे नहीं कर सकते ना। आप खुद सोचिए, कोई खुफिया एजेंसी में काम कर रहा है, वो ये कहे कि आर्टिकल 19 के तहत मुझे भी बाकी में व्यक्ति की स्वतंत्रता है और मैं जितनी भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, जो भी विभाग की खुफिया बातें हैं, उन सबको मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूं, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करता है तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है। तो इस कंडीशन में ऐसे जो लोग होते हैं जो पुलिस बलों, सैन्य बलों, अर्धसैन्य बलों में काम करते हैं, उनके काफी हद तक मौलिक अधिकार प्रतिबंधित हो जाते हैं। वो किस आर्टिकल के तहत होते हैं? आर्टिकल 33 के तहत होते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 34। ये क्या कहता है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर सेना का शासन लगा हुआ हो। देखिए, सेना के शासन में और इमरजेंसी यानी आपातकाल में अंतर होता है। अगर कहीं पर सेना का शासन लगा हुआ है, मेनली वहां पर एक तरीके से प्रशासनिक तंत्र विफल हो चुका है, लोग विद्रोह वगैरह करते हैं, सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं, तो काफी बार ऐसे क्षेत्र में सैन्य शासन लगा दिया जाता है, जैसे आपने जम्मू कश्मीर के मामले में काफी बार सुना होगा। तो काफी बार जम्मू कश्मीर के मामले में आपने देखा होगा कि वहां के लोगों को काफी हद तक मौलिक अधिकार नहीं मिल पाते थे। एक टाइमिंग होती थी कि इस टाइम के बीच ही उनको निकलना है, वो कुछ काम कर सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं। तो होता क्या है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर सैन्य शासन लगा हुआ होता है, सेना का शासन लगा हुआ होता है, वहां के लोगों के मौलिक अधिकार भी प्रतिबंधित हो जाते हैं, कुछ हद तक छीन लिए जाते हैं। और वो किसके तहत होते हैं? आर्टिकल 34 के तहत। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आर्टिकल 35 कहता है मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद की कानून बनाने की शक्ति। तो देखिए, आप जानते हैं कि संविधान में ज्यादातर उपबंध, क्या मैं कहूं मैक्सिमम ऐसे उपबंध हैं जिनमें संसद जो है वो परिवर्तन कर सकती है। तो ऐसे ही मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है? संसद को। और वो किसके तहत है? आर्टिकल 35 के तहत है। तो हमने अभी 5 आर्टिकल की बात करी, आर्टिकल 12 और 13 की, आर्टिकल 33, 34 एंड 35 की। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। तो कुल मिलाकर के मौलिक अधिकार कितने हैं आपके? 6 हैं। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, तो 14, 15, 16, 17, 18 कुछ कुल मिलाकर के 5 आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें समानता के अधिकार दिए गए हैं। ऐसे अधिकार हैं जो समाज में एक प्रकार की समानता स्थापित करते हैं। आर्टिकल 19, 20, 21, 22 यानी 4 आर्टिकल के तहत जो है इस प्रकार के अधिकार हैं जिससे आपकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। आर्टिकल 23 और 24 ये 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो कहीं ना कहीं एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना करते हैं। ये वो अधिकार हैं जो समाज को शोषण मुक्त बनाने का प्रयास करते हैं।
इसके बाद आर्टिकल 25, 26, 27, 28 यानी कुल मिलाकर के 4 आर्टिकल ऐसे हैं जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उस धर्म से जुड़ी हुई व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रावधान है ये आपके किसमें है, आर्टिकल 25 से 28 तक है। और इसके बाद भारत में अधिकारों के संदर्भ में अल्पसंख्यकों को भी ध्यान में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, भारत में अल्पसंख्यकों को भी ध्यान में रखा गया है। और मेनली अल्पसंख्यकों में हम बात करें तो मुस्लिम समुदाय, जैन समुदाय, बौद्ध समुदाय, ईसाई, पारसी, ये सब किस में आते हैं, आपके सिख समुदाय, ये सब अल्पसंख्यकों में आते हैं। तो अल्पसंख्यकों के भी कुछ अधिकार संरक्षित किए गए हैं, वो केवल आर्टिकल 29 और 30 में है। ध्यान रखिएगा, ये 2 आर्टिकल केवल अल्पसंख्यक लोगों के लिए हैं। इसके बाद एक मौलिक अधिकार और है जो आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। इसका मतलब क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार? इसका मतलब है कि जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं मिलता है तो वो कोर्ट जा सकता है, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और इस कंडीशन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके रिट जारी कर सकते हैं और इस रिट के माध्यम से आपको आपके अधिकार मिल जाएंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिकार है। देखिए 2 आर्टिकल, एक आर्टिकल 13 और एक आर्टिकल 32, ये वो अधिकार हैं जो आपको आपके मौलिक अधिकार की अनिवार्यता सुनिश्चित करवाते हैं कि आपको आपके मौलिक अधिकार मिलते रहें। आर्टिकल 32 ही वो आर्टिकल है जिसे बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। फिर से इंपॉर्टेंट है कि संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को किसने कहा था, तो अंबेडकर जी ने कहा था। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें से मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये जितने भी अधिकार हैं ये दोनों को मिलते हैं, यानी भारत के नागरिकों को भी और विदेशियों को भी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को मिलते हैं, केवल और केवल नागरिकों को मिलते हैं वो अधिकार। और वो कौन से हैं, एक आर्टिकल 15, एक आर्टिकल 16, एक आर्टिकल 19, एक आर्टिकल 29 और एक आर्टिकल 30। कुल मिलाकर के ये वो अधिकार हैं जो केवल और केवल भारत के सिटीजन्स को मिलते हैं, नागरिकों को मिलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे समानता के अधिकार के बारे में। तो देखिए, समानता के अधिकार कुल मिलाकर के 5 अनुच्छेदों में हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। आर्टिकल 14 आपने पढ़ा होगा, यह बात करता है विधि के समक्ष समता की, यानी कानून सबके लिए बराबर होगा। यह बात आर्टिकल 14 में है कि राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, राज्य सबके लिए जो है वो कानून समान रखेगा, विधि समान रखेगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है, कुछ आर्टिकल 14 से ही जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। केवल 5 आधार है, जन्म, मूल वंश, जन्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में समता। यहां लोक नियोजन का तात्पर्य है भर्तियों से, जो राज्य के सापेक्ष जो भी भर्तियां निकलती हैं उनमें समानता रखी जाएगी। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत और आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। एक एक करके डिटेल में चीजों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14 की। देखिए आर्टिकल 14 को अगर आप साधारण तौर पर पढ़ें तब आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता। अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक बात समझाता हूं, इस बात को पूरा समझिएगा। एक शब्द है जिसे कहते हैं विधि का शासन। विधि का शासन, विधि का शासन मतलब आप समझते हैं कि विधि जो है वो सर्वोच्च है, कानून जो है वो सर्वोच्च है और सभी लोग इसके समक्ष बराबर हैं। ये विधि के शासन का जो कॉन्सेप्ट है ये मेनली कहां से आया है, ये ब्रिटेन से आया है। और ब्रिटेन में भी मेनली एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रोफेसर डाइसी। डाइसी जो थे वो एक विधि शास्त्री थे, ये एक विधि शास्त्री थे। तो इन्हीं के विचारों से जो है वो आपका ये विधि के शासन का कॉन्सेप्ट आया। अब विधि के शासन से ही एक सिद्धांत जुड़ा हुआ है जिसका तात्पर्य है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता क्या मतलब है इसका, यही तो आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 में, कि विधि के समक्ष समता। देखिए विधि के समक्ष क्षमता का तात्पर्य है कि विधि सबके लिए समान है, सबके लिए विधि, विधि के सामने सभी लोग समान हैं, यानी चाहे गरीब हो या चाहे अमीर हो, इस कंडीशन में विधि सबके लिए बराबर होगी। यह बात जो है ये है विधि के समक्ष क्षमता में। लेकिन बात तो यह है कि ऐसा हम भारत में देखते ही नहीं है। आप कहेंगे सर भारत में तो अंतर है।
भारत में हम देखते हैं कि देखिए आप कोई सी भी विधि, आप देखिए आयकर को देख लीजिए, आयकर एक कानून है। आयकर में हम देखेंगे कि जो लोग गरीब हैं उन्हें कर से मुक्त रख दिया जाता है या उनसे कम टैक्स लिया जाता है, लेकिन जो अमीर हैं उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है। ऐसी व्यवस्था आपने देखी होगी। और भी बहुत सारे कानून ऐसे बनाए गए जिनमें कहीं ना कहीं हम अंतर देखते हैं। जैसे आपने सीएए को देखा, सीएए में भी कुछ लोगों के लिए हमने ऐसा किया, कुछ लोगों के लिए नहीं किया। तो क्या रियल में भारत में विधि के समक्ष क्षमता है? मैं कहूंगा विधि के समक्ष क्षमता पूर्णतः भारत में दिखाई नहीं देती, क्योंकि भारत में एक दूसरा सिद्धांत भी प्रभावी है और उसका नाम है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। अब ये जो विधियों का समान संरक्षण है, देखिए ये इस कॉन्सेप्ट को हमने लिया है यूएसए से, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा देना, ये लिया गया है अमेरिका से। और जो विधि के समक्ष क्षमता है ये लिया गया है कहां से आपका, ये लिया गया है ब्रिटेन से। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है? यह बात करता है कि विधि सर्वोच्च है और विधि के समक्ष सब समान है, चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो, कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन जब हम विधियों के समान संरक्षण की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में विधि की समानता, विधि की समानता, यानी अगर किसी वजह से परिस्थिति समान ना हो तो इस कंडीशन में कानून अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अमीरों के लिए, अमीर वर्ग के लिए एक जैसा कानून इसके अंतर्गत आता है, गरीबों के लिए एक जैसा कानून इसके अंतर्गत आता है, लेकिन अमीरी और गरीबी ये अलग अलग परिस्थितियां हैं। कहीं ना कहीं विधियों के समान संरक्षण में ये ऐसे कह सकता हूं मैं कि भाई एक वर्ग है आपका गरीब और एक वर्ग है आपका अमीर, तो क्या इनके लिए कानून अलग हो सकते हैं? बिल्कुल, विधियों का समान संरक्षण के तहत ऐसा हो सकता है, क्योंकि विधियों के समान संरक्षण यह कहता है कि समान परिस्थितियों में विधि की समानता। लेकिन यहां समान परिस्थिति नहीं है, वर्ग अलग अलग हैं, वर्गों की परिस्थितियां अलग अलग हैं, इस कंडीशन में इनके लिए कानून अलग हो सकते हैं। और ऐसा मैंने बताया, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने आयकर को लेकर के आपको दिया कि जो आयकर कानून है वो गरीब वर्ग के लिए अलग तरीके से काम करता है, अमीर वर्ग के लिए अलग तरीके से काम करता है। आपने ये देखा होगा, गरीबों को कहीं ना कहीं इनकम टैक्स से मुक्त रखा जाता है, ठीक है, जो कम आय वाले हैं, और अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जाता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे बहुत से ऐसे उपकर हैं जो केवल अमीरों से लिए जाते हैं, बहुत से ऐसे चार्ज हैं जो केवल अमीरों पे डाले जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं ये कहूं कि भारत में विधि के समक्ष क्षमता है, यह पूर्णतः सही नहीं होगा। हम कहेंगे भारत में विधि के समक्ष क्षमता भी है। ऐसे बहुत से कानून हैं जो गरीब और अमीरों के लिए समान हैं। उसके साथ साथ भारत में विधियों का समान संरक्षण भी है, अर्थात परिस्थितियां वश विधि की समानता को भी देखा जाता है। और जैसे मैंने आपको बता दी एक बात कि ये सिद्धांत है विधि के समक्ष क्षमता का सिद्धांत, ये विधि के शासन से जुड़ा हुआ है। वास्तविकता में तो विधियों का समान संरक्षण भी विधि के शासन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला, इसको रिप्रेजेंट करने वाला जो देश है वो यूएसए है। तो ये वाली व्यवस्था चूंकि हम भारत में देखते हैं तो ये हमने यूएसए से ली है, और ये वाली व्यवस्था भी देखने को मिलती है तो ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। हालांकि इस व्यवस्था का जो उद्भव हुआ है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन से हुआ। प्रोफेसर डाइसी के जो सिद्धांत हैं उनसे निकल करके ये विधि का शासन आया, और इससे निकल करके ये इसके उप सिद्धांत आए हैं। जहां तक मुझे लगता है कि आर्टिकल 14 के बारे में ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर इसी आर्टिकल 14 से लेकर के, यहां दो चीज ध्यान रखिए, विधि के समक्ष क्षमता, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और अगला है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये कहां से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है, यूएसए से। अब आर्टिकल 14 से जुड़े हुए दो मामले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है आपका मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला, एक तो ये है, और एक है आपका चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ, भारत संघ। ये दो मामले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसी से जुड़े हुए हैं आर्टिकल 14 से।
मिनर्वा मिल्स केस में क्या कहा गया था कोर्ट के द्वारा? मिनर्वा मिल्स केस में यह कहा गया था कि जो आर्टिकल 14 है वो एक तरीके का नैसर्गिक अधिकार है, यानी वो एक तरीके का प्राकृतिक अधिकार है। और प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार हैं जो व्यक्ति को उसके जन्म से मिले हैं, यानी कि ये उससे कभी नहीं छीने जा सकते। अर्थात जो आर्टिकल 14 है वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान का एक मूल ढांचा है। तो आर्टिकल 14 को हमारे कोर्ट ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने किस में रखा? मूल ढांचे में रखा। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 14 आपका मूल ढांचा है, यह आपसे कभी नहीं छीना जा सकता। हां, अगर मैं आंशिक रूप से बात करूं तो मैं आर्टिकल 14 को एक स्थायी अधिकार बोल सकता हूं। यह आपका स्थायी अधिकार है, यह आपसे नहीं छीना जा सकता, क्योंकि मिनर्वा मिल्स केस में इस वाले अधिकार को आपका संविधान का मूल ढांचा घोषित किया जा चुका है। अगली बात है, यह चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ मामला क्या था? देखिए, यह मामला यह था, इसको समझिएगा, यह वो मामला था जिस मामले में क्या किया गया, इसको समझिए। पहले एक चीज और समझिएगा, जो ये आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 केवल व्यक्तियों के लिए नहीं है, बल्कि ये व्यक्तियों के अलावा विधिक व्यक्तियों के लिए भी है। जब हम विधिक व्यक्ति की बात करते हैं तो विधिक व्यक्ति से मतलब आ जाता है किसी संस्था या किसी कंपनी का, किसी संस्था या किसी कंपनी। किसी व्यक्ति का मतलब तो आप समझ गए, एक इंडिविजुअल से। क्या कोई एक व्यक्ति ही विधियों के समक्ष क्षमता रखता है? क्या व्यक्तियों के बीच ही, व्यक्तियों के लिए ही कानून की समानता होगी? क्या एक जो कंपनी है, संस्था है, उनके लिए कानून की समानता नहीं होगी? तो यहां पर एक बड़ी बात यह है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 14 दोनों के लिए है, व्यक्ति के लिए भी और विधिक व्यक्ति के लिए भी। जब हम विधिक व्यक्ति का यूज करते हैं तो विधिक व्यक्ति का मतलब किसी इंडिविजुअल से नहीं होता, बल्कि वो मतलब होता है एक संस्था या कंपनी से। तो आर्टिकल 14 के तहत जो आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो केवल किसी व्यक्ति को नहीं मिला हुआ, व्यक्तियों के साथ साथ किसी एक संस्था, किसी एक कंपनी को भी मिला हुआ है। मतलब यदि किसी कानून को लेकर के कुछ कंपनियों के बीच में विविध कानून बनाया जाता है तो उसके तहत भी वो इसके तहत कोर्ट जा सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, कोई कानून अगर व्यक्तियों के लिए समान होना चाहिए तो संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं, उनके लिए भी समान होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 में ये ध्यान रखिएगा, केवल व्यक्तियों के लिए नहीं है, संस्था और कंपनियों के लिए भी है। अब क्या कहा गया इस चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ मामले में? इसमें यह कहा गया कि कोई व्यक्ति या कोई विधिक व्यक्ति, यानी कि कोई संस्था को भी एक वर्ग माना जा सकता है, कोई एक वर्ग माना जा सकता है। यह इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे यहां वर्ग का कैसे मतलब है? जैसे मैंने अभी आपको एक चीज समझाई थी, मैंने यह कहा था कि विधियों के समान संरक्षण में, विधियों के समान संरक्षण में यदि दो वर्ग अलग अलग हैं तो इस कंडीशन में उन अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग विधि बनाई जा सकती है। तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि कोई व्यक्ति या कोई एक संस्था जिसे एक अलग वर्ग माना जाए, उसके लिए भी अलग से किसी विधि या कानून का निर्माण हो सकता है। क्या भारत में आर्टिकल 14 के तहत यह बात तो हमें समझ में आ रही है कि भाई हां, विधि के समक्ष क्षमता, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति या किसी संस्था के लिए अलग से कोई कानून बनाया जाए? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और वो क्यों हो सकता है, इस बात को समझिएगा, क्योंकि भारत में केवल विधि के समक्ष क्षमता नहीं है, बल्कि विधियों का समान संरक्षण भी है, जिसके तहत समान परिस्थिति वाले लोगों के लिए एक जैसा कानून होगा। असमान परिस्थिति वाले लोगों के लिए अलग अलग कानून हो सकता है, यानी अलग अलग वर्गों के लिए अलग कानून हो सकता है। अगर इस कंडीशन में चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ केस में किसी एक व्यक्ति या विधिक व्यक्ति या मैं कहूं संस्था को एक अलग वर्ग माना जा सकता है, तो इस कंडीशन में इनके लिए अलग से कोई कानून का निर्माण भी हो सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये आर्टिकल 14 पर हमने बात करी है बेहतर तरीके से। अब यहां पर एक चीज और देख लीजिए, जो आपका आर्टिकल 14 है बच्चों, इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद, वो अपवाद क्या है वो समझिएगा। एक तो आर्टिकल 361 अपवाद की बात करता है, आर्टिकल 105 अपवाद की बात करता है, आर्टिकल 194 अपवाद की बात करता है। कैसे अपवाद है? देखिए, आर्टिकल 361 में देश के राष्ट्रपति और जो हमारे राज्यों के राज्यपाल हैं उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं।
फॉर एग्जाम्पल, जब ये अपने पद पर होंगे तब ये किसी भी अपने कार्य के लिए, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से किया गया कार्य हो, उसके लिए इन्हें जेल में या कारावास में नहीं डाला जाएगा। ये न्यायालय के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। आप सोचिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम कुछ भी करते करेंगे, कुछ भी होगा तो हमारे ऊपर केस होगा, जेल में डाल दिया जाएगा। बट इन लोगों को जो है वो यहाँ पे सुरक्षा दी गई है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि जब हम आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष क्षमता की बात करते हैं तो भाई इनके साथ समानता क्यों नहीं है? तो ये एक तरीके का बात है। आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति व राज्यपाल के विशेषाधिकार हैं, इनके विशेषाधिकार हैं। और ऐसे विशेषाधिकार आर्टिकल 105 में सांसदों के विशेषाधिकार हैं, सांसदों के विशेषाधिकार, यानी मैं कहूं जो संसद के सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार है। और आर्टिकल 194 में विधायकों के विशेषाधिकार हैं, विधायकों के विशेषाधिकार, ठीक है, इनके भी कुछ विशेषाधिकार होते हैं, ठीक है, सॉरी। तो सांसदों के भी कुछ विशेषाधिकार हैं। ये जो सांसदों के विशेषाधिकार हैं वो आर्टिकल 105 में है और 194 में विधायकों के विशेषाधिकार। अब देखिए, आर्टिकल 114 तो विशेषाधिकारों की बात ही नहीं करता है भाई। आर्टिकल 114 कहता है विधि के समक्ष क्षमता, यानी किसी के पास कोई प्रिविलेज नहीं होगा, कोई भी विशेषाधिकार नहीं होगा। आर्टिकल 14 तो ये कहता है कोई विशेषाधिकार किसी के, एक मिनट, आर्टिकल 14 तो ये कहता है किसी के पास कोई विशेषाधिकार होगा ही नहीं। लेकिन आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति, राज्यपाल, 105 में सांसदों के विशेषाधिकार, 194 में विधायकों के विशेषाधिकार। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 के अपवाद हैं। देखिए, हमारे अधिकारों में अपवाद हर जगह हैं और मैं साथ साथ आपको पढ़ाते हुए चलूंगा, समझाते हुए चलूंगा, इनको समझना। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं विशेषाधिकारों में हैं। जैसे कोई किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति आता है, कोई भी किसी देश का महामहिम आता है, प्रधानमंत्री आता है, या कोई किसी देश का राजदूत है जो हमारे यहाँ पर है, तो उनको भी विशेषाधिकार होते हैं। यूएनओ का प्रतिनिधि है, भारत में है, उनसे भी कुछ हो जाए, कोई ऐसा कृत्य हो जाए तो ऐसा नहीं है तुरंत उठा करके उनको जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। बाहर से कोई आता है, कोई भी व्यक्ति, खास करके मैंने बताया किसी देश का नेतृत्व करता है, यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या किसी देश का राजदूत या यूएनओ का प्रतिनिधि आए, उनसे कोई कृत्य हो जाए तो उन्हें भी हम तुरंत जेल में नहीं डाल सकते, उनको भी कुछ विशेषाधिकार हैं। तो कहीं ना कहीं जो उन लोगों को विशेषाधिकार हैं और इन आर्टिकल के तहत ये विशेषाधिकार हैं, ये सब आर्टिकल 14 के तहत क्या है, एक तरीके से अपवाद है। तो ये पूरी बात थी जो मुझे आर्टिकल 14 के तहत आपसे करनी थी और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक एक व्यक्ति जो इस पूरी वीडियो को देखे, कमेंट करके लास्ट में जरूर बताना कि मैं जिस तरीके से पॉलिटी पढ़ा रहा हूं उसको उस तरीके से आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जरूर बताना। मेरा आपसे एक ही बात बोलनी है, कहना है। अगला है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बहुत ज्यादा व्यापक है, छोटा नहीं है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, एक बात समझिए। देखिए, आर्टिकल 15 में एक आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 15 में आर्टिकल 15(1) है, आर्टिकल 15(2) है, आर्टिकल 15(3) है, आर्टिकल 15(4) है, आर्टिकल 15(5) है, आर्टिकल 15(6) है। और मैं इनको डिस्कस आपसे इसलिए करूंगा क्योंकि भैया एसआई की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल भी सोच करके इस चक्कर में मत रहना कि केवल आर्टिकल 15 पूछ लेगा, आर्टिकल 16 पूछ लेगा, उसके अंदर जाके नहीं पूछेगा। वो आपसे पूछ सकता है कि स्त्री और बच्चों के लिए विशेषाधिकारों का प्रावधान किस आर्टिकल में है। अब यहां पर आप बताइए, तब आप पढ़ेंगे अभी कि आर्टिकल 15(3) में। ऐसे ही जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग हैं, SC ST वर्ग के हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है, 15(4) में है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखनी है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात है आर्टिकल 15(1). देखिए, आर्टिकल 15(1) क्या कहता है कि धर्म, 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मैं फिर से कह रहा हूं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। किसी का धर्म अलग है या किसी और वंश का है, उसका मूल वंश अलग है, यानी मूल वंश का मतलब समझ रहे हैं, कोई निग्रो है, कोई ऑस्ट्रेलाइड है, कोई अलग वंश का है, इस आधार पे भी कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई अलग जाति का है, कोई अलग लिंग का है, कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, ठीक है, या कोई ट्रांसजेंडर है, या किसी का जन्म स्थान अलग है,
इस आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भैया निवास स्थान के आधार पर हो सकता है क्या भेदभाव? क्या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है क्या? तो मुझे लगता है बिल्कुल निवास स्थान के आधार पर हो सकता है। और काफी जगह आपसे आपका डोमिसाइल लिया भी जाता है, निवास स्थान डोमिसाइल की, भाई आप कहाँ के निवासी हैं। निवास क्या, आप कोई योजना मान लीजिए यूपी में शुरू हुई है तो यूपी सरकार ऐसा रूल बना सकती है कि भाई इस योजना के लाभार्थी केवल और केवल वही होंगे जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जिनका यहाँ का डोमिसाइल बना हुआ है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिस योजनाओं का लाभ केवल उसी राज्य या उसी स्थान के होने पर आपको मिलता है। और किसी आधार पर हो सकता है, क्या शारीरिक बनावट के आधार पर मिल सकता है? क्या शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव हो सकता है? हां, बिल्कुल हो सकता है। और मैं आपसे बता दूं कि जो स्त्री और पुरुष में जो आप कहेंगे ना, आपके मन में एक विचार आएगी, सर यहां लिखा हुआ है लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन स्त्री और पुरुष में तो भेदभाव होता है। हमें ऑप्शन भरना पड़ता है कि भाई हम मेल हैं या फीमेल हैं। मेल लोगों को अलग से कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं, आप सोचिए, प्रसूत सहायता उनको दी जाती है, महिलाओं को बहुत सी सहायता दी जाती है, राज्य की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो केवल महिलाओं के लिए हैं, तो उनको इस प्रकार का भेदभाव क्यों? ऐसी योजनाएं पुरुषों को क्यों नहीं? लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो भेदभाव लिंग के आधार पर नहीं हो रहा है भैया, वो हो रहा है शारीरिक बनावट के आधार पर। एक्चुअली महिला और पुरुष में एक बड़ा अंतर जो प्राकृतिक रूप से है वो है शारीरिक बनावट का। महिलाओं को शारीरिक रूप से, मैं शारीरिक रूप की बात कर रहा हूं, मानसिक रूप की नहीं बात कर रहा हूं, मानसिक रूप से हो सकता है कि स्त्रियां ज्यादा मजबूत होती हैं पुरुषों से, लेकिन शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि महिलाएं जो हैं वो ज्यादा कोमल होती हैं पुरुषों की अपेक्षा। और उसी अपेक्षता को देखते हुए, उसी अंतर को देखते हुए क्या किया गया, स्त्री और पुरुष में एक अंतर किया गया और उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से भेदभावपूर्ण रवैये से देखा जाता है। तो देखिए, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, सब चीजों को एक करके समझने की आवश्यकता है। आर्टिकल 15(1) के तहत कितने आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो ये कितना आधार पर नहीं होगा? 5 आधारों पर नहीं होगा, बाकी आधारों पर हो सकता है। कल के दिन को क्वेश्चन इन पे इस आधार पर भी आपसे आ सकता है, ठीक है, कि आर्टिकल जो 15(1) है या आर्टिकल 15 है वो किस आधार पर भेदभाव नहीं करने की बात करता है? 5 आधार, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15(1) की एक खास बात यह है कि यह राज्य के लिए है, राज्य के लिए है। राज्य के लिए मतलब राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में है, यानी संसद, विधानमंडल, स्थानीय जो हमारी बोर्ड हैं, वो स्थानीय सुशासन के निकाय हैं, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये लोग भेदभाव नहीं करेंगे। तो आप कह सकते हैं क्या फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति भेदभाव कर सकता है? यानी मैं भेदभाव कर सकता हूं किसी के साथ? मेरी कोई शॉप है, क्या उस शॉप में मैं ऐसा भेदभाव कर सकता हूं कि भैया मैं कोई लड़का रखूंगा क्योंकि मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू ही लड़का रखूंगा? बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 15(1) जो है वो, ध्यान रखिएगा, केवल राज्य के खिलाफ है कि राज्य कोई ऐसी विधि या कानून नहीं बनाएगा जिसके तहत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव प्रतीत होता हो। लेकिन अभी रुकिए एक मिनट, आर्टिकल 15(2) को जैसे ही आप पढ़ेंगे तब ये राज्य के साथ साथ व्यक्तियों को भी शामिल कर लेता है। लेकिन यहां व्यक्तियों का तात्पर्य किस चीज से है मैं आपको बता देता हूं। व्यक्तियों का तात्पर्य यहां पर होटल से है, यहां पर व्यक्तियों का तात्पर्य रेस्टोरेंट से है, ठीक है। यहां रेस्टोरेंट से है, रेस्टोरेंट, होटल है, रेस्टोरेंट है, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान जैसे कुएं हो गए, पार्क हो गए, ये सब चीजें, कुएं, पार्क। देखिए आर्टिकल 15 तो ज्यादा व्यापक है, ये 15(1) से भी ज्यादा व्यापक है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आर्टिकल 15(1) कह रहा है कि राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा। लेकिन आर्टिकल 15 तो कह रहा है कि केवल राज्य नहीं, एक मिनट बच्चों, एक कॉल आ रही है। ये क्या कह रहा है कि आर्टिकल जो 15(2) है वो ये कह रहा है केवल राज्य ही नहीं बल्कि जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के तौर पर
कुछ प्राइवेट क्षेत्र भी, खास करके जो होटल हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, आपके कुएं हो गए, ये सब चीजें हो गए, यहां पर भी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई होटल वाला किसी व्यक्ति को इस आधार पर मना नहीं कर सकता कि तुम इस धर्म के हो, यहां मैं खाना नहीं खिलाऊंगा, तुम इस जाति के हो, मैं खाना नहीं खिलाऊंगा। अगर वो ऐसा करता है तो ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यहां तक कि कोई भी रेस्टोरेंट, होटल हो गया, आप किसी में रूम लेने के लिए जाते हैं तो कोई आपको मना नहीं कर सकता है। आर्टिकल 15(2) के तहत ये सब चीजें क्या है, संरक्षित हैं। तो जहां तक मुझे लगता है आर्टिकल 15(1) और 15(2) आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं और अगला है 15(3). देखिए, आर्टिकल 15(1) और 15(2) में ये आपके अधिकार थे। अभी तक ये अधिकार थे कि कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15(1) केवल राज्य के खिलाफ था और आर्टिकल 15(2) राज्य व सार्वजनिक क्षेत्रों के खिलाफ भी था। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(5) और आर्टिकल 15(6), तो ये भाई इसके अपवाद है। इसमें कोई अधिकार नहीं है, ये अपवाद है। कैसे, समझिएगा। आर्टिकल 15(3) क्या कहता है, स्त्री व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। अभी देखिए यहीं पर डाल दिया। आर्टिकल 15(1), 15(2) में अभी बात करी कोई भेदभाव नहीं होगा, और इससे आर्टिकल में सब में भेदभाव है, मैं पहले बता रहा हूं। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये रियल में कोई भेदभाव नहीं है, ये भेदभाव को मिटाने का ही एक प्रयास है। ये भले ही अभी ऐसे आपको लग रहा है कि भाई जैसे कि ये एक तरीके से भेदभाव है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी बात को समझिएगा। आप मेरी बात को सोचिए कि एक रेस है और वो रेस बिना शूज के होनी है, बिना जूतों के होनी है। 4 कैंडिडेट आ जाते हैं दौड़ने के लिए, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पैर में छाले हैं और छालों से खून निकल रहा है। अब आप सोचिए, उसके पैर में चोट है। अब क्या इन चारों लोगों को ऐसे ही एक ऐसी रोड पर जिसपे मोटे मोटे कंकड़ पड़े हुए हों उस पर दौड़ाना ठीक रहेगा? अगर आप दौड़ाते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इसमें एक के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, और दौड़ना भी जरूरी है। तब आपके मन में एक बात आएगी, चलिए उसके पैर में चोट है, वो तब भी मेहनत कर रहा है दौड़ने की, तो एक काम कर दीजिए, उसे ज्यादा नहीं तो ज्यादा लग्जरियस नहीं तो हल्के से छोटे से शूज दे दीजिए, जिससे थोड़ा सा आराम उसको, उसके पैरों को मिल जाए और वो थोड़ा बहुत दौड़ पाए। तो क्या आपको लगता है कि उसको शूज देना यानी जूते देना वो एक तरीके की कहीं ना कहीं नाइंसाफी रहेगी या एक तरीके का भेदभाव रहेगा? तो मैं कहूंगा नहीं रहेगा। ऐसा ही कुछ यहां पर है। स्त्री, बच्चे, शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग, SC ST कैटेगरी के लोग कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति के समान हैं जिनके पैरों में चोट लगी है। अब ये चोट कैसे लगी, इसके लिए आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको सवर्णों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को वो अधिकार नहीं मिल पाए जो इनके मानसिक और सामाजिक शैक्षणिक विकास के लिए आवश्यक थे। तो इसके कारण से इनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए, और वो विशेषाधिकार यहां पर दिए गए हैं। तो ये कोई एक भेदभाव नहीं है, ये भेदभाव को मिटाने का ही एक प्रयास है, ये नाइंसाफी नहीं है। अब आर्टिकल 15(3) क्या कहता है? 15(3) कहता है कि स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। देखिए, स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान, प्रसूति सहायता मिलती है, बच्चों के लिए बहुत से प्रावधान होते हैं, बहुत सी योजनाएं बच्चे और स्त्रियों के लिए होती हैं, वो सब किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 15(3). इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना कि स्त्रियों व बच्चों के लिए जो विशेष प्रावधान है वो किसमें है? आर्टिकल 15(3) में। इसी तरीके से सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, जैसे SC SC और ST। देखिए, SC का मतलब होता है अनुसूचित जाति और ST का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। SC कैटेगरी के लोग वो लोग थे जो समाज में तो रहे, लेकिन उनको बहुत सारे अधिकार नहीं मिल पाए, उनको दास बना के रखा गया, उनका शोषण किया गया। लेकिन ST कैटेगरी में वो जातियां आती हैं जो समाज से दूर ही रहीं, जंगल में बढ़ी, जंगलों में रहीं, और मेनली उन्होंने कोई भी त्यौहार, कोई भी इस प्रकार के रीति रिवाज वगैरह नहीं मनाए जो आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में लोग मनाते हैं। तो उनका सांस्कृतिक रूप से एक अलगाव रहा, उनकी एक अलग संस्कृति है, एक अलग कल्चर है ऐसी जातियों का। तो उनका तो विकास हो ही नहीं पाया, क्योंकि समय के साथ वो पढ़ाई वगैरह की महत्ता को समझ ही नहीं पाए। लेकिन आज फिर से उन्हें विकास की राह में शामिल करने की कोशिश की गई, जिसके तहत ये सब चीजें की जा रही हैं। तो आर्टिकल 15(4) के तहत शैक्षणिक रूप से, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST के लिए विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 15(4) दोनों ध्यान रखना, 15(3) और 15(4). 15(3) बच्चों व महिलाओं के लिए और 15(4) शैक्षणिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए।
हाँ, एक चीज और, ये 15/4 पहले संविधान संशोधन से ही स्थापित किया गया था 1951 में, ये बात भी आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब है 15/5 और 15/6। 15/5 ये लाया गया था 2005 में, 93 संविधान संशोधन से 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2005 में, जिसके तहत आर्टिकल 15/5 लाया गया। और इसके तहत जो है शैक्षिक संस्थानों में रिजर्वेशन की बात की गई, एडमिशन में रिजर्वेशन की बात की गई, प्रवेश में रिजर्वेशन की बात की गई। ओबीसी, एससी व एसटी के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण, एडमिशन में जो आरक्षण का ये प्रावधान है, ये इसी आर्टिकल 15/5 के तहत लाया गया। 93 संविधान संशोधन से 2005 में स्थापित किया गया, ये ध्यान रखिएगा। तब आर्टिकल 15/3 महिलाओं व बच्चों के लिए, 15/4 सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, और आर्टिकल 15/5 15/4 का ही थोड़ा व्यापक है, वो क्या करता है, शैक्षणिक संस्थानों में भी प्रवेश में आरक्षण की बात करता है। और आर्टिकल 15/6 ये तो अभी हाल ही में आया है, 103वां संविधान संशोधन ये किया गया 2019 में, ये किया गया। और इसके तहत आप जानते हैं कि जो जनरल कैटेगरी में लोग थे, जनरल कैटेगरी में भी जो पिछड़े हुए थे, जिनके पास जमीन कम थी, उनका विकास नहीं हो पा रहा था, तो उन लोगों को भी 10% आरक्षण दिया गया है। तो सवर्ण लोगों को जो 10% आरक्षण दिया गया है, वो किसके तहत दिया गया है, आर्टिकल 15/6 के तहत। तो कुल मिलाकर के अगर आप ये देखें, जितने आर्टिकल हमने पढ़े हैं, कुल मिलाकर के ये आर्टिकल 15/1 क्या कहता है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15/2 कहता है राज्यों के साथ साथ व्यक्तियों के द्वारा, यानी होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक क्षेत्रों में भी कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15/3 महिलाओं व बच्चों के लिए, 15/4 शैक्षिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, और 15/5 क्या कहता है, जो शिक्षा संस्थान हैं उनमें प्रवेश को लेकर के आरक्षण, और 15/6 10% समर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण। तो इस तरीके से ये पूरा आर्टिकल 15 हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 16, और ये है लोक नियोजन के विषय में समता। लोक नियोजन का मतलब, यहां पे मेरा सीधा सीधा लोक नियोजन का मतलब है जो भर्ती निकलती है, जो भी भर्ती हो, जो राज्यों के अधीन निकलती है, राज्य के अधीन जो भी वैकेंसी आती है, उन वैकेंसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 16(1) क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में समता। लेकिन यहीं पर फिर आप आर्टिकल 16(2) पढ़ लीजिए, क्या है 16(2) ये कहता है कि जो भी भर्तियां निकलती है, उन भर्तियों में 7 प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यानी 5 तो वही हैं, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, 5 तो वही हैं। इन 5 के साथ 2 और जोड़ा गया है, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर हमने अभी 15 में, देखिए जब हम 15 पढ़ रहे थे तो वो बाकी सब चीजों के लिए पढ़ रहे थे। कोई योजना है, कोई योजना का आधार केवल और केवल निवास स्थान हो सकता है कि भैया वो उत्तर प्रदेश के लोग ही उसके लाभार्थी होंगे, लेकिन ये बात नौकरी की चल रही है, ये बात भर्ती को लेकर के चल रही है। तो भर्तियों में 7 आधारों पर भेदभाव नहीं हो सकता। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव और निवास स्थान भी शामिल है, 2 और जुड़ गए। लेकिन आप कहेंगे कि सर ऐसा तो है, कुछ राज्यों में हमने ऐसा देखा है कि वहां पर वो नौकरी केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो वहां के हैं, जिनके पास वहां का डोमिसाइल है। तो ये तो गलत है। मैं कहूंगा इसके संदर्भ में भी आपको जाना पड़ेगा आगे, आर्टिकल 16(3). आर्टिकल 16(3) क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वो निवास स्थान संबंधी शर्त को लागू कर सकती है। यानी संसद अगर चाहे तो वो किसी भी स्टेट में इस निवास स्थान संबंधी, किसी भी क्षेत्र में निवास स्थान संबंधी शर्त को लागू कर सकती है कि भाई यहां पर वो यहां का निवासी होना चाहिए, ऐसा संसद कर सकती है। तो जहां पर एक और कहा गया कि जो राज्य के अधीन भर्तियां होंगी उसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, वहीं पर आर्टिकल 16(3) क्या कहता है कि नहीं, संसद निवास स्थान जैसी शर्त को लागू कर सकती है किसी क्षेत्र के लिए, और इस आधार पर फिर भेदभाव किया जा सकता है। तो मैं कह सकता हूं आर्टिकल 16(3) आर्टिकल 16(2) का ही विरोधी है। देखिए हमारा कैसा मौलिक अधिकारों में एक सिस्टम दिया गया है कि एक मौलिक अधिकार आपको अधिकार देता है और दूसरा तुरंत वो आपके अधिकार को छीन भी लेता है। लेकिन ऐसा फिर से कह रहा हूं, ये रियल में भेदभाव नहीं है, ये कुछ जगह की संस्कृति, कल्चर, इन सब चीजों को बचाने के लिए ऐसा किया गया है। अब है आर्टिकल 16(4), बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है 16(4)? जैसे कि हमने 15(4) पढ़ा था, वो क्या कह रहा था, सामाजिक व शैक्षिक रूप से
सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए राज्य कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। वैसा ही यहां पर है 16(4) में कि राज्य के अधीन जो भर्तियां हैं उन भर्तियों में पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको क्या दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। मेनली SC ST ये सब जो आरक्षण है, भर्तियों में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, वो किसके तहत है, आर्टिकल 16(4) के तहत है। 15 वो केवल भर्तियों से संबंधित नहीं था, वो और चीजों से जुड़ा हुआ था, जैसे राजनीति में आरक्षण, चुनावों में आरक्षण, उनसे जुड़ा हुआ था। लेकिन 16(4) ये नौकरी से जुड़ा हुआ है। हालांकि है दोनों आपस में थोड़े जुड़े हुए, लेकिन जो नौकरियों में आरक्षण है SC ST को, और क्या आरक्षण है वो आप जानते हैं। OBC को कितना आरक्षण है, लगभग 27%। SC को कितना आरक्षण है, लगभग 15%। और ST को कितना आरक्षण है, लगभग 7.5%। और इसके अलग 10% आरक्षण और मिला है, और वो मिला है आपका सवर्णों को 10%, जो जनरल कैटेगरी के लोगों को 103वें संविधान संशोधन से जो आया है वो अलग है, इनसे अलग है। तो कुल मिलाकर के ये जो आरक्षण नौकरियों में दिया गया है, ये आरक्षण किसके तहत है, ये है आर्टिकल 16(4) के तहत। 15(4) में जो विशेष प्रावधानों की बात की गई है वो बाकी सब और चीजों से जुड़ी हुई हैं। जैसे बहुत योजनाएं होती हैं, केवल SC कैटेगरी के लोग उसमें शामिल होंगे, ST कैटेगरी के लोग शामिल होंगे, तो वो सब चीजें जो उनके लिए की जा रही हैं वो 15(4) के तहत की जा रही हैं। लेकिन 16(4) के तहत ही इनको आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन इसको और व्यापक किया गया 77वां संविधान संशोधन 1995 में, 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995 में हुआ। 16(4)A जोड़ दिया गया, पदोन्नति में भी आरक्षण रख दिया गया। तो पदोन्नति में आरक्षण की बात किस आर्टिकल में है, तो ये 16(4) से ही जुड़ा हुआ है, 16(4)A में है। कब लाया गया, 77वां संविधान संशोधन 1995 में। इसके अलावा आगे चल करके 81वां संविधान संशोधन और किया गया, जिसके तहत 16(4)V को जोड़ा गया, और इस 16(4)B में कैरी फॉरवर्ड रूल को जोड़ दिया गया। इसका मतलब क्या है, कैरी फॉरवर्ड रूल का आप समझते हैं। इसका मतलब ये है, अब समझिएगा मेरी बात को, कि मान लीजिए इस बार किसी चीज की, एक मिनट बच्चों, कॉल आ रही है। मान लीजिए कि 100 सीटें निकली हुई हैं, किसी भर्ती में 100 सीटें निकली हैं, जिसमें 20 आरक्षित हैं। 20 नहीं, हम मान लेते हैं कि 40 आरक्षित हैं और 60 आरक्षित नहीं हैं। अब आरक्षित सीटों में से 30 भर ली गई और 10 बच गई। 10 बच गई और 10 पे जो है वो आपकी किसी कारणवश जो है वो आपकी नियुक्ति नहीं हो पाई। अगले वर्ष जो है वो फिर से 100 सीटें जो हैं फिर से आती हैं, 40 आरक्षित हैं। तो इन 40 में क्या पीछे वाली 10 जोड़ दी जाएंगी। 10 को अगर आप और जोड़ देते हैं, आपने 10 को जोड़ दिया तो कितनी हो गई, 50। लेकिन बात तो यह है कि भाई आरक्षण जो है, मान लीजिए हम कहते हैं 40 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन यहां तो 50 हो गया। तो क्या इस मामले पे चुनौती दी जा सकती है कोर्ट में कि भाई 100 में से 40 सीटों से ज्यादा रिजर्व नहीं हो सकती थी, लेकिन इस बार जो है वो 50 की गई हैं। लेकिन वास्तविकता में जो 50 हैं वो 50 क्यों हैं, क्योंकि पहली 10 वाली को क्या कर दिया गया है, आपका आगे जोड़ दिया गया है। तो आरक्षित सीटें जो पिछले वर्ष खाली रह जाती हैं, अगर वो आगे जोड़ दी जाती हैं तो उन्हें इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कोर्ट में जाकर के कि भैया आरक्षण बढ़ गया है, जो आरक्षण की सीमा से ज्यादा हो गया है, इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। तो ये वाला जो एक सिद्धांत जोड़ा गया, ये जोड़ा गया आपका 16(4)B में, और वो भी 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये कैरी फॉरवर्ड रूल जो जोड़ा गया, ये जोड़ा गया आपका 81वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 16(4)B में। तो जहां तक मुझे लगता है ये क्लियर हुआ होगा, साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। आर्टिकल 16(5) और 16(6) क्या करता है, आर्टिकल 16(5) 15(5) से जोड़ के पढ़िए। आर्टिकल 15(5) क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था कि जो शिक्षा संस्थान हैं उनमें प्रवेश को लेकर के आरक्षण की बात कर रहा था। 16(5) क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे धार्मिक संस्थान हो सकते हैं जहां पर इनका प्रबंधन करने वाले लोग किसी एक विशेष धर्म से जुड़े हुए हों, और अगर ऐसा होता है कि वो किसी विशेष धर्म से जुड़े हुए हैं तो उस आधार पर उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी 16(5) जो है वो भी एक तरीके से अपवाद है। कैसे अपवाद है, मान लीजिए कोई भी ऐसी धार्मिक संस्था है जिसका रेगुलेशन राज्य करता है, सरकार करती है हमारी। तो जैसे मान लीजिए कोई भी मंदिर है, कोई भी इस तरीके का जिसका रेगुलेशन जो है वो आपका सरकार करती है,
और वहां पर उसका प्रबंधन किसी एक हिंदू को ही दिया जाता है। कोई भी धार्मिक संस्था, हिंदू धार्मिक संस्था, उसका प्रबंधन किसी हिंदू को दिया जाता है, तो इस आधार पर चुनौती कोर्ट में नहीं दी जाएगी कि भैया ये भेदभाव है, यहां पर कोई मुस्लिम भी होना चाहिए था या और किसी धर्म का व्यक्ति होना चाहिए था, और किसी कोई भी जो है इस आधार पर चुनौती न्यायालय में नहीं दी जा सकती है। तो मैं फिर से आपसे बात कह रहा हूं कि 16(5) इस बात की पावर देता है राज्य को कि वो किसी धर्म से जुड़ी हुई विशेष संस्था को या किसी में भी उसका प्रबंधन करने के लिए किसी विशेष धर्म या जाति के व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, उसे चुनौती नहीं दी जाएगी। इसके बाद आर्टिकल 16(6) वही है जो 15(6) में था, यानी 10% आरक्षण। और ये 10% आरक्षण किसमें है? आपका नौकरियों में 10% आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो 15(6) और 16(6) आपस में जुड़े हुए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कुल मिलाकर के आपका आर्टिकल 16 था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 17। ये बात करता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। छुआछूत का मतलब आप किसी का अपमान करते हैं जाति के आधार पर, किसी जाति के आधार पर या किसी धर्म के आधार पर या किसी भी आधार पर आप किसी का अपमान कर रहे हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके आप किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी विशेष जाति के वर्ग को आप रोक दे रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये एक तरीके का छुआछूत है। आप इस आधार पर कि किसी धार्मिक पुस्तक में, किसी दार्शनिक पुस्तक में या किसी फिलोसफर ने किसी जाति के लिए ऐसा बोला है और उसी आधार को बनाते हुए आप उस जाति के साथ ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई रॉन्ग वे में कमेंट कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो वो गलत है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 17 कहता है कि राज्य अस्पृश्यता का अंत करेगा, छुआछूत का अंत करेगा। और इसके लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 लागू किया था। 1976 में इसका नाम परिवर्तित करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। तो अस्पृश्यता का अंत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आर्टिकल 17। और इसके बाद एक और है, वो है आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। क्या कहता है? यह कहता है कि राज्य किसी को उपाधि नहीं देगा, किसी को उपाधि नहीं देगा। इसका मतलब भैया उपाधि दी जाती थी, हाँ उपाधि दी जाती थी। उपाधि अंग्रेजों के समय, राजा महाराजाओं के समय दी जाती थी। राय बहादुर की उपाधि थी, कोई भी बहुत बहादुर व्यक्ति है, उसने बहुत सा काम किया राजा के समय, राजा की सेना में किया, उसे राय बहादुर की उपाधि दे दी। अंग्रेजों के समय केसरे हिंद की उपाधि, नाइट की उपाधि। और जब ये उपाधि दी जाती थी तो लोग इसे अपने नाम के साथ जोड़ देते थे। हालांकि इस नाम का एक विशेष प्रभाव रहता था, लोग देखते थे, नाम पढ़ते थे, अच्छा भाई इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली हुई है, तो मतलब ये बहुत खास है, तो उनको कहीं ना कहीं वो एक उपाधि विशेषाधिकार का काम करती थी। लेकिन जब हम आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, तो ऐसी उपाधि की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भारतीय संविधान सभी लोगों को एक आम जनता के रूप में देखता है, सभी को समान रूप से देखता है। तो कहीं ना कहीं उपाधियां होना ये अपने आप में एक उच्च और निम्न श्रेणी के समाज की स्थापना कर देता। ऐसे में उपाधियों के अंत की बात करी गई कि राज्य किसी को उपाधियां नहीं देगा, किसी को राज्य, भारत सरकार, राज्य का मतलब फिर से हमारी संसद, हमारा विधानमंडल, हमारे राष्ट्रपति महोदय, कोई भी किसी को कोई उपाधि ऐसी नहीं देंगे जिसे वो अपने नाम के साथ जोड़ करके उसका विशेषाधिकार प्रयोग में लेकर के आए। ऐसी कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। लेकिन आप कहेंगे उपाधि मिलती है, बिल्कुल। दो क्षेत्रों में उपाधि की छूट है, एक है शिक्षा और एक है सेना। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि लोग जो है वो प्रोफेसर लगा करके घूमते हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर आपने सुना होगा, डॉक्टर नाम के साथ जुड़ा हुआ रहता है, लोग लिखते भी हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर को कोई उपाधि नहीं माना जाता। अगर आप उपाधि मानते भी है तो कोई बात नहीं, वो एक अपवाद है। ठीक है, तो शिक्षा और सेना के क्षेत्र में जैसे नाम ब्रिगेडियर। अब ब्रिगेडियर क्या है? ये एक तरीके की आप उपाधि मान सकते हैं, मान लीजिए, लेकिन सेना से जुड़ी हुई उपाधि है। शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधियों पर छूट है, कोई समस्या नहीं है। अगली बात यह है, एक बड़ा विवाद आया था, वो विवाद था बच्चों, मेनली ये जो विवाद था ये था जो आपका पद्म पुरस्कार पर, ये था पद्म पुरस्कार पर, खोल आ रही है बार बार, पद्म पुरस्कार पर। आप जानते हैं पद्म पुरस्कार में हम बात करते हैं पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। देखिए ये
वो पुरस्कार हैं जो लगभग 1954 के दौरान शुरू किए गए। बात ये थी कि ये पुरस्कार जिन लोगों को मिलते थे वो ये पुरस्कार मिलने के बाद अपना नाम जोड़ देते थे साथ में, जैसे पद्म श्री और ये पद्म विभूषण ये जोड़ लेते थे। तो क्या ये भी एक तरीके की उपाधियां थी? अगर ये उपाधियां थी तो गलत थी। और मैं आपसे बता दूं, इनको बंद भी कर दिया गया था। जनता सरकार के समय इन पर रोक भी लगा दी गई थी, इनको बंद कर दिया गया था। लेकिन कोर्ट ने फिर इस चीज को आगे लेकर के, एक मामला था, उस मामले पर इस चीज के लिए ये कहा गया कि देखिए, ये जो पुरस्कार पद्म पुरस्कार है, भारत रत्न है, जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये जो भी पुरस्कार हैं, ये एक तरीके की उपाधि नहीं है, ये एक तरीके के अलंकरण है। ये ऐसे ही नहीं है किसी को तुरंत मिल गए, उसने जीवन भर प्रयास किया है, उन्हें मेहनत करी है, उसके बाद में उसको ये अलंकरण मिला है। तो ये अलंकरण है, ये कोई उपाधि नहीं है। हाँ, अगर ये किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो वो व्यक्ति वैधानिक रूप से ऑन डॉक्यूमेंट इसका प्रयोग नहीं करेगा, यानी अपने नाम के साथ ना तो आगे ना तो पीछे इनको लिखेगा। वो उपाधि के तौर पर इनका यूज नहीं कर सकता है। इनको एक उपाधि नहीं माना गया, ये ध्यान रखिएगा। और अगर इनको एक उपाधि माना जाता तो हो सकता था इन पर रोक लगा दी जाती, लेकिन क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? उसने कहा ये कोई उपाधियां नहीं है, ये एक तरीके का अलंकरण है। ठीक है, ये दिए जा सकते हैं, राज्य इन्हें दे सकता है, इन पुरस्कारों को दे सकता है, कोई समस्या नहीं है। बस जिस व्यक्ति को मिल रहे हैं वो व्यक्ति इनका प्रयोग नाम के आगे या पीछे उस तरीके से नहीं करेगा जैसे उपाधियां जोड़ी जाती हैं। तो ये आर्टिकल 18 था, ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने अच्छे से डिस्कस किया। तो कुल मिलाकर के आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 क्लियर कर दिया। और अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगा स्वतंत्रता के अधिकार और बाकी के जो अधिकार हैं। खैर, वीडियो आपको कैसे लगी है? अगर बेहतर है तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। जो व्यक्ति वीडियो देख रहा है वो जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।